तमिलनाडु में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक ड्रामा चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि इस बार हार गए, एम.के. स्टालिन ने ममता बनर्जी की तरह अपने जनादेश को चुनौती नहीं दी। उन्होंने ममता बनर्जी की तरह तमिलनाडु की जनता को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने इस हार को स्वीकार कर लिया और ना ही उन्होंने ये कहा कि मुझे तो जानबूझकर हराया गया है। वो चुपचाप हार को स्वीकार करके जनता के बीच में आ गए और बहुत ही शालीनता के साथ अब वो इस हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी है टीवीके के अध्यक्ष विजय को सरकार बनाने का पूरा मौका मिलना चाहिए और डीएमके अगले 6 महीने तक विजय की इस नई सरकार को कोई चुनौती नहीं देंगी। लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं एम.के. स्टालिन की कि देखिए, राजनीति में ऐसे ही लोग होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि विजय को नई सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और ये भी कह रहे हैं कि डीएमके उनके काम में रुकावट नहीं बनेगी। 6 महीने तक उन्हें हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी का समर्थन करे और खुद ये कहे कि भाई इनकी सरकार बननी चाहिए, इन्हें काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग राजनीति को ऊपरी स्तर पर समझते हैं वो तो आज एम.के. स्टालिन की तारीफ करेंगे, लेकिन असल में ये जो उन्होंने किया है इसके पीछे स्टालिन की एक बहुत बड़ी चाल है। वो बड़े पुराने नेता हैं, राजनीति की गहराइयों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि फिल्म स्टार विजय को ना तो राजनीति का अनुभव है, ना ही संगठन चलाने का अनुभव है और ना ही प्रशासन का अनुभव है। सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। उन्हें पता है कि विजय ने पार्टी तो बना ली, चुनाव भी जीत गए, मुख्यमंत्री भी बन ही जाएंगे, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव कहां से लाएंगे। और स्टालिन की ये सारी उम्मीद विजय की इसी राजनीतिक अनुभवहीनता पर टिकी हुई है और वो जानते हैं कि विजय को पहले मौका दिया जाए, विजय बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाएंगे क्योंकि विजय को सरकार चलानी आती नहीं, एक्सपोज हो जाएंगे और फिर वापस हम ही आएंगे। और शायद इसी अनुभवहीनता की वजह से विजय अभी तक तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटा नहीं पाए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति उनके जीवन में कभी आई ही नहीं। आज तमिलनाडु के राज्यपाल ने विजय से कह दिया है कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं है, इसलिए वो पहले अपने बहुमत का समर्थन पत्र लेकर आए, पहले पूरी लिस्ट लेकर आए कि कितने विधायक उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। विजय की पार्टी को इस बार 108 सीटें मिली हैं। ये सीटें तो बहुत अच्छी हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस है और विजय की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। लेकिन 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए यानी सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 विधायकों की आवश्यकता है। कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने की घोषणा पहले ही कर दी है, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 विधायक हैं। इन 5 विधायकों को मिला भी लिया जाए तो विजय के पास तब भी 113 विधायक ही बनते हैं, जबकि चाहिए 118। लेकिन अब भी 5 और विधायकों की आवश्यकता है। अब ये 5 विधायक विजय कहां से लाएंगे? क्या डीएमके को तोड़ेंगे? एआईएडीएमके को तोड़ेंगे? विजय को समर्थन देने के कांग्रेस के फैसले से अब डीएमके अपनी पार्टनर कांग्रेस से नाराज हो गई है। आज डीएमके की बैठक में कांग्रेस के इस फैसले की निंदा की गई। डीएमके ने कहा कि कांग्रेस को यह जीत गठबंधन के कार्यकर्ताओं की मेहनत से मिली है, डीएमके की वजह से मिली है और जैसे ही विजय जीते कांग्रेस ने खुद ही कह दिया कि उन्हें हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस गठबंधन के धर्म का पालन नहीं कर रही। और यह भी वैसे अजीब सी बात है, कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ चुनाव लड़ती है और चुनाव में जब विजय की पार्टी बहुमत के करीब आ जाती है तो कांग्रेस खुद ही बिना किसी से बात किए ये कह देती है कि हम विजय को समर्थन देंगे। इसीलिए कांग्रेस भरोसे के काबिल नहीं है। और वैसे ही जैसे आप देखिए, वैसे पहले ही चुनाव में विजय की बड़ी जीत के कुछ बड़े संदेश भी हैं। वो पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार ही जबरदस्त जीत उनके हाथ आई है। इसके कुछ संदेश भी हैं। उनका जीतना राजनीति में बदलते ट्रेंड का संकेत है। विजय की चुनावी जीत पुराने ढर्रे की राजनीति के लिए, पुराने स्टाइल की राजनीति और पुराने जमाने के नेताओं के लिए एक चेतावनी है, जिसे डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां शायद समझ नहीं पाई कि जनता कुछ नया चाहती है। जनता उस पुराने जमाने की राजनीति और पुराने जमाने के नेताओं को देख देख कर थक चुकी है। ये उसी तरह का बदलाव है जैसे नेपाल में कुछ समय पहले हुआ। पुराने तौर तरीकों से राजनीति करने वाले नेताओं और राजनीतिक दलों को खारिज करके नेपाल के वोटर्स ने एक रैपर बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बना दिया। दुनिया में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं
कि कोई एक ऐसा नया चेहरा जिसके पास ना तो चुनाव का अनुभव हो, ना प्रशासनिक अनुभव हो, ना ही राजनीति की पृष्ठभूमि से आता हो, और वो पहली ही बार में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाए। वर्ष 2019 में यूक्रेन में ऐसा हो चुका है। तब वहां के वोटरों ने परंपरागत राजनीति करने वाले नेताओं और पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया और एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना लिया जो एक कॉमेडियन था, और उनका नाम है ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की एक टीवी सीरियल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक आदर्श स्कूल टीचर का किरदार निभाते थे टीवी पर, और उसके बाद वो लोकप्रिय हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और यूक्रेन के लोगों ने उन्हें ही राष्ट्रपति बना दिया, उन्हें चुन लिया। 2013 में दिल्ली की जनता ने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बिल्कुल नए चेहरे अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। यह अलग बात है कि बाद में अरविंद केजरीवाल ने लोगों को बहुत निराश किया। वर्ष 2023 में अर्जेंटीना में भी ऐसा ही हो चुका है, जहां टीवी पर अक्सर आर्थिक विषयों पर अपनी राय रखने वाले एक अर्थशास्त्री हावियर मिलेई को लोगों ने राष्ट्रपति बना दिया, राष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया। ऐसे लोकप्रिय और गैर राजनीतिक व्यक्तियों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाकर जनता को यह उम्मीद होती है कि जो काम पुराने नेता नहीं कर पाए वो काम ये लोग कर पाएंगे और ये जनता की तकदीर को बदल देंगे। 80 के दशक में भारत में असम के छात्र आंदोलन से निकले प्रफुल्ल कुमार महंत इतने लोकप्रिय हो गए थे कि छात्र नेता से वो सीधे असम के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज वो कहीं नहीं है। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी ऐसे ही कुछ चेहरे हैं। इमरान खान पहले क्रिकेट खेला करते थे, बहुत लोकप्रिय थे। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन इन दोनों में खास बात यह है कि ये रातों रात वहां पर नहीं पहुंचे। इसके लिए उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की। राजनीति में उतरने से पहले ट्रंप एक बहुत सफल बिजनेसमैन थे। इमरान खान अपनी क्रिकेट की लोकप्रियता के दम पर राजनीति में उतरे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में इमरान खान को लगभग 22 साल लग गए। तो तमिलनाडु में विजय हो, नेपाल में बालेंद्र शाह हो, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की हो, ऐसा लगता है कि वोटर्स ने राजनीति में पहले से पुराने स्थापित नेताओं को एक संदेश देने के लिए इन्हें चुना, और संदेश यह है कि जनता का गुस्सा बहुत तेजी से ऐसे लोगों को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सकता है जिनके पास शासन का कोई अनुभव ना भी हो। अब विजय के सामने पहली चुनौती सरकार बनाने की है और दूसरी चुनौती जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति में वो जितनी तेजी से ऊपर आए हैं, तमिलनाडु की जनता उतनी ही तेजी से उन्हें वहां से उतार भी देगी। लेकिन एक बात पक्की है कि जब वो अपनी शुरुआत करेंगे, शुरुआत में उन्हें तमिलनाडु की जनता से बहुत प्यार मिलेगा, और फिर ये देखते हैं कि वो उस प्यार के मापदंडों पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। लेकिन जो नेता जनता से कट ऑफ हो जाते हैं, जो नेता ज़मीन पर उतरने से इनकार करने लगते हैं, जो नेता अपने एयर कंडीशनड दफ्तरों पर या सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति करते हैं, उन सारे नेताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है विजय का इस तरह से चुने जाना कि जनता बदलाव की तरफ देख रही है। लेकिन जो नेता और जो पार्टियां गंभीर राजनीति करती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं, उनके लिए जनता बार बार उनको चुनती है, उन्हें नहीं बदलती। असम में देखिए, असम के लोगों ने बीजेपी को फिर से मौका दिया। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। इससे पहले दूसरे राज्यों में बीजेपी को दोबारा मौका मिला। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा मौका मिला। इसका मतलब यह है, और खास बात यह है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, ये ऐसे समय में हुए जब ईरान में युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया अस्थिर थी, पूरी दुनिया अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी कि आगे क्या होने वाला है। चारों तरफ अस्थिरता है। ऐसे में लोगों ने बीजेपी की सरकारों को चुना। यह अपने आप में यह बताता है कि अगर पुरानी पार्टी अपनी जनता का ध्यान रखे, अच्छी योजनाएं बनाए, जनता के साथ जुड़े रहे, तो जनता उन्हें बार बार मौका देती है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनके लिए फिर जनता विजय जैसे बिल्कुल नए उम्मीदवारों को शीर्ष पर पहुंचा देती है।